हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोस्टार अकेडमी। तो फाइनली जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी रिजल्ट आया हुआ है और जो रैंक वगैरह है वो सब कुछ आपके हाथ में है। फिलहाल जो भी आपकी कैटेगरी रैंक या फिर सीआरएल रैंक जो भी आपकी बन रही थी वो आपके हाथ में आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग जो भी है डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपका जेईई मेन सेशन 2 था, जो भी रिजल्ट था यहाँ पे। इस रिजल्ट के बाद आपके पास अब यहाँ पे 2 वेज आते हैं और 2 वेज में से क्या है, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे होंगे जो कि एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनके लिए मेरा सिंपल सा एडवांस चीज देखिए, यहाँ पे उनके लिए सिंपल सा सजेशन ये है कि वो इस वीडियो को अभी लाइक करके और जो भी है अपने की वॉच लिस्ट में इसको डाल के और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि उनका एडवांस का एग्जाम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, ये तो होगा जेईई एडवांस जो एलिजिबल है और उसके अंदर जो भी है 2.5 लाख बच्चे के अंतर्गत जो भी 2.5 लाख बच्चे हैं उसके नीचे जिनकी रैंक आ रही होगी वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है और वो अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे होंगे यदि वो 12th और 13 के अंदर हैं तो, क्योंकि 14th में तो जेईई एडवांस वैसे भी दे ही नहीं सकते, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ बच्चे जो कि 13 या 14th में हैं और वो या तो जेईई एडवांस देना नहीं चाहते या फिर वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उनके सामने जो भी है अब समस्या आ जाती है यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अब उनका जो भी पूरा ध्यान है वो रहेगा काउंसलिंग पे। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। जो इस रास्ते वाले हैं वो इस वीडियो को लाइक करके और वॉच लिस्ट में डाल के सेव करके इस वीडियो को वो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और जो इधर वाले बच्चे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड वो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे इन डिटेल बात कर रहे होंगे और ऑलरेडी मैंने ये चीज़ तो आपको बता दिया कि काउंसलिंग कितने तरीके से होती है, क्या क्या उसके जो भी है काउंसलिंग के मेथड्स हैं। लेकिन हमारा जो आज का मोटो है वो ये नहीं रहेगा कि काउंसलिंग कितने तरह की रहती है। हम बात करने वाले हैं बेसिकली उनमें से एक काउंसलिंग जोसा के बारे में, क्योंकि जो सबसे बड़े पैमाने पे काउंसलिंग होती है वो है जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग के बारे में हम इन डिटेल जानेंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं और जो भी प्रोसीजर है आपके रजिस्ट्रेशन से लेके जोसा की वेबसाइट से लेके लास्ट आपके जो भी एडमिशन प्रोसीजर होती है कॉलेज में जाने तक की, वहाँ का सफ़र हम यहाँ पे तय कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोसा की वेबसाइट से। जो इसकी वेबसाइट है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। वो है यहाँ पे www.josa.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा की। मे बी यहाँ पे ये दोनों स्मॉल हैं। ठीक है, ये ऐसे सारे स्मॉल यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ये हो गई इसकी वेबसाइट। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें 23 आपने यहाँ पे IITs देखने को मिल रहे होते हैं जो कि इसी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके अलावा देखिए जोसा के अलावा थोड़ी सी बात कर लेंगे हम CSEP के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिल रही होंगी, नई सीखने को मिल रही होंगी। इवन ये वीडियो पूरा ही आपका लर्निंग फेज रहने वाला है। कुछ बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए होंगे और कुछ बच्चे अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट सबका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी कि आया वीडियो देख के गया अपना, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बना रहना होगा और हर कुछ ना कुछ यहाँ पे हर एक बच्चा लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 IITs हो गए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 31 यहाँ पे हमको NIT देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो 31 NITs भी इसी के अंतर्गत आ रही होती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें 36 हमारे होते हैं GFTIs। ठीक है, अब ये GFTIs क्या होते हैं, कुछ बच्चों ने इनका जो भी ये नाम सुन रखा होगा GFTIs का और कुछ ने इनका नाम नहीं सुना होगा। बेसिकली ये होती है, ये गवर्नमेंट फंडेड होती है, यानी कि इनमें जो पैसा वगैरह खर्च होता है वो गवर्नमेंट फंड करती है अपनी ओर से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी है बच्चों को एक इंजीनियर को बनाने के लिए आप लोगों को पता है कितना खर्चा हो जाता है। यदि आप कोई एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट यहाँ पे उठा रही होती है। इसके अलावा यहाँ पे 36 ये हो गए। इसके अलावा 26 होते हैं यहाँ पे IIITs। ठीक है, IIITs यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे 26। इसके अलावा यदि हम बात करें एक कॉलेज और होता है जो कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे सीट हमको दे रहा होता है, जो कि होता है IIEST। ठीक है, IIEST शिवपुर। ये जो कॉलेज है ये भी इसी के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग
कराता है अपनी, ठीक है। तो ये टोटल कॉलेज थे जितने भी आपने काउंटिंग कर लेना, ये कॉलेज हैं जो कि जोसा काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो भी हमारे प्रोसीजर रहने वाली है। ये तो आप लोगों को पता है कि इनके जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, आप 12th पास आउट होने चाहिए पहली बात। 12th में भी आपका जो है 75% होना चाहिए पीसीएम में, ठीक है। पीसीएम का जो क्राइटेरिया है वो आपका है 75%, ठीक है। अब उसके लिए जो सेकंड कंडीशन है इन काउंसलिंग में बैठने के लिए वो है आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ हो, ठीक है। जेई मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे अब 2 कंडीशन हो सकती हैं। कुछ बच्चे यानी कि जेई मेंस के थ्रू वो जा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो कुछ बच्चे यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू जेई एडवांस में जा रहे होंगे। एंड यहाँ पे जो दूसरा रास्ता जाता है वो जाता है जिन बच्चों की या तो रैंक कम रही हो या फिर उनको जेई एडवांस नहीं देना है, तो बेसिकली उनको लिए है यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है। वो तो अब यहाँ पे काउंसलिंग के वेट करेंगे। काउंसलिंग में तो हालांकि इनको भी जाना है, लेकिन जेई एडवांस वाले अभी क्या अपना जेई एडवांस का एग्जाम वगैरह देके बेसिकली देखिए काउंसलिंग तो सबके साथ होने वाली है, जेई एडवांस के एग्जाम के बाद ही स्टार्ट होगी। लेकिन अब जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको जो एंजाइटी बनी हुई है उनके मार्क्स वगैरह को लेके बेसिकली यहाँ पे वो बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनकी जो परसेंटाइल है वो कहीं ना कहीं कम रह जाती है, या फिर उनको डर बना रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट कॉलेज ही ना छूट जाएं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज क्या अपनी सीटें बहुत स्पीड से भरना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक की जो काउंसलिंग वगैरह होके नहीं चुकी होती है उससे पहले वो बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसी के लिए बच्चे जो ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि जो उन बच्चों की रैंक वगैरह कम रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और उन बच्चों का हम साथ देने वाले हैं। प्लीज़ वो एंजाइटी ना करें बिल्कुल भी, उनके जो भी रिजोल्यूशंस हैं वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जेई एडवांस वाले को तो हम साइड में रखते हैं, ठीक है, ये अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। अब आ जाते हैं इधर जेई मेंस, जो कि एक तरीके से उनकी जो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। उनकी रैंक है जो वो 2.5 लाख से क्या है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, यानी कि इससे भी ज़्यादा रैंक होगी उनकी, तो वो बच्चे भी इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहने वाला है काउंसलिंग का, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जोसा की वेबसाइट पर, ठीक है, जोसा की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको क्या है चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे आप करोगे अपनी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब कि जो भी कॉलेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है पूरे काउंसलिंग के अंदर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो सिंपल सा फंडा है कि रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट पर करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अपनी डिटेल डालो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग के अंदर आप जिस तरह की चॉइस डालोगे, एक तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो चॉइस ये भी होती है कि आपने ऊपर सबसे ऊपर डाल दिया मुझे IIT बॉम्बे में CS चाहिए, IIT बॉम्बे में मुझे मैकेनिकल या जो भी है, फिर उसके बाद आपने डाल दिया मुझे IIT दिल्ली में CS चाहिए। आपकी परसेंटाइल आ रही है NIT मिलने के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे NIT मिलने के दूर दूर तक सपने नहीं दिख रहे, लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं वो सारे के सारे आपने बेसिकली चॉइस नहीं, फिर वो आपके ड्रीम्स हैं, आपके वो ख्वाब हैं, आप सोते वो चीज़ें देख रहे हो, तो वो हमको नहीं करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको जो कॉलेज मिल सके, जो कि आप पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करोगे, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में इस परसेंटाइल पे, इस रैंक पे ये कॉलेज इस कैटेगरी को दिया गया था, तो मैं इस कैटेगरी में हूँ, मेरी ये रैंक बन रही है, तो मुझे ये कॉलेज मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तब आप वो रिस्क लोगे। रिस्क कुछ नहीं, बेसिकली आपको बस एक तरीका होना चाहिए, और उसमें हम लोग आपकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे। चॉइस फिलिंग में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जिन जिन कॉलेज के लिए आप एलिजिबल नहीं होते तो वो आपको शो ही नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपकी जो रैंक है वो सपोज करो 50K आ रही है, यानी कि 50,000 आपकी रैंक है, और आप सोच रहे हो कि मुझे IIT बॉम्बे मिल जाए, तो IIT बॉम्बे वहाँ पे आपको शो ही नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पे वो दिखेगा ही नहीं आपको। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे कि देखिए आपकी जो भी, मान लो कि आपकी 2K रैंक है, जो भी रैंक बन रही है आपकी ओपन रैंक, ऑल इंडिया रैंक 2000 है, और आप मे भी हो सकता है कि वहाँ पे IIT दिल्ली आपको देखने को मिल रहा हो, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल तो हो, क्योंकि ब्रांच वाइज किसी कैटेगरी वाइज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे कॉलेज फिर मिल सके, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप आई होप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो चॉइस फिलिंग एक ऐसा फैक्टर जो कि काफ़ी ध्यान से किया जाता है, और इसको काफ़ी केयरफुली यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है लेकिन आप चॉइस फिलिंग नहीं अच्छे से कर पाते हो, तो आपने यदि पहले नंबर पे ही गलत चॉइस डाल दी, कोई आपने ऐसा घटिया सा कॉलेज, घटिया यहाँ पे मैं वर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो कि आपको बहुत लो परसेंटाइल पर मिल सकता था, और आपने वो फर्स्ट चॉइस पर डाल दिया, और आपकी परसेंटाइल अच्छी है, आपकी रैंक अच्छी है, तो वो कॉलेज आपको फटाक से वहाँ पर दे दिया जाएगा आपकी फर्स्ट चॉइस के हिसाब से। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा
इंपॉर्टेंट रहती है कि चॉइस आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट होगा चॉइस फिलिंग का, और इन डिटेल हम अभी बात कर रहे होंगे इस पर, अगेन दोबारा आएंगे टाइम मिलेगा तो। जो अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है वो होता है अपना बेसिकली यहाँ पे मॉक सीट अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम मॉक सीट अलॉटमेंट, अब मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, यहाँ पे आपको जो भी जोसा की तरफ से एक यहाँ पे बेसिकली आपको रफली आइडिया दे दिया जाता है कि आपके जो भी पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, और वो अपना पिछला रिकॉर्ड मैच करा के आपको बता देते हैं कि आपकी इस चॉइस के हिसाब से आपको जो है कॉलेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि सपोज करो आपका जो भी चॉइस नंबर 4 पे आपने यहाँ पे NIT नागपुर जो भी भरा है, मान लो NIT सूरत यहाँ पे आपने डाला हुआ है, तो NIT सूरत आपको 4th पोजीशन पे था, तो वहाँ पे जो भी है मॉक सीट एलोकेशन में बता देगा कि आपके फर्स्ट राउंड में ही आपको NIT सूरत दे दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यार मॉक सीट अलॉटमेंट में ही मुझे ये फर्स्ट राउंड में मिल गया, इसका मतलब कि मुझे इससे भी कोई और अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। तो आप वहाँ पे फिर से जाके अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप चॉइस फिल करो तो चॉइस को आप वहाँ पे लॉक मत कर देना। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चॉइस लेटर, ठीक है, मतलब लेटर चॉइस लॉक ऐसा कुछ करके ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको, लॉक चॉइस को लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सा फंडा यही है कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको ये सीट आपको दी जा रही है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, क्या आप इनको लेने के लिए रेडी हो। तो वहाँ पे आप उनको बता दो कि हाँ यार मुझे यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मान लो कि उन्होंने बोल दिया कि 5th राउंड के आसपास आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी, तो आप बोलोगे ठीक है यार 5th तक मिल रही है, मैं यहाँ तक सेटिस्फाइड हूँ, मेरी चॉइस मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यदि आप चाहते हो कि यार मुझे और अच्छा मिल सकता है, तो आप उसको फिर से जाके वो आप चॉइस को फिल कर सकते हो। तो बेसिकली यही मतलब होता है इस मॉक सीट अलॉटमेंट का। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 4th पॉइंट। तो जो 4th पॉइंट रहने वाला है वो है हमारा लॉकिंग ऑफ चॉइस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद क्या है कि हमको चॉइस को लॉक करना होता है। तो लॉकिंग ऑफ, एक सेकेंड, लॉकिंग ऑफ चॉइस, यानी कि चॉइस को हमें यहाँ पे लॉक करना होगा, ठीक है। चॉइस लॉक होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जो भी चॉइस आपकी लॉक हो गई, फिर उसके बाद आपका जो भी है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, यानी कि सीट अलॉट कर दी जाएगी उसके बाद आपको कि ये सीट आपको यहाँ पे मिल रही है। उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा कि ये सीट आपको यहाँ पे मिल सकती है, मिल ही रही है, क्योंकि आपका लॉक करने के बाद में जो भी फाइनल रिजल्ट आता है सीट अलॉटमेंट का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पे आप उसका अलॉटमेंट लेटर है उसका आप यहाँ पे 6 पॉइंट यानी कि उसका प्रिंट ले लेना है आपको। जैसे ही आप उसका प्रिंट ले लोगे, आपके पास उसका प्रिंट लेटर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट अलॉटमेंट यहाँ पे आप लेटर रख लोगे अपने पास में। उसके बाद जो अब होने वाला है यहाँ पे, अब आपको सब कुछ पता चल गया, अब आपको जो है सीट को वहाँ पे फ्रीज करना होगा, ठीक है। सीट फ्रीज करने का मतलब है कि आप वहाँ पे बोलोगे कि हाँ मुझे ये सीट चाहिए, हर हाल में जो भी आपको सीट मिली है यहाँ पे ये सीट मुझे चाहिए, ठीक है। तो जब आप उस सीट को यहाँ पे फ्रीज कर दोगे, अब देखिए फ्रीज के साथ साथ यहाँ पे 2 टर्म्स और आती हैं, फ्लोट और स्लाइड, ठीक है। फ्लोट और स्लाइड का मतलब ये होता है, देखिए पहले स्लाइड को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। स्लाइड कुछ नहीं है, स्लाइड ये है जैसे जो भी आपको सीट दी गई है, ठीक है, जिस कॉलेज में, तो अब वहाँ पे आप अपनी जो भी है ब्रांच वगैरह चेंज कर सकते हो यदि आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ये वहाँ पे क्या है, जैसे आपको कंप्यूटर साइंस में आपने डाला था, या सॉरी आपने मैकेनिकल में डाला था और आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, तो आप वहाँ पे उसको फिर इसके थ्रू यानी कि जो भी है स्लाइड के थ्रू आप वहाँ पे उसको स्वैप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, सेम कॉलेज के साथ, लेकिन ये नहीं कि दूसरे कॉलेज में। और जो ये फ्लोट होता है, फ्लोट के अंदर आप कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी कर सकते हो, यानी कि इस कॉलेज के अलावा आप दूसरे कॉलेज में भी कोई वही सेम ब्रांच आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है, लेकिन इसके बारे में उसी टाइम हम बात करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। जब आपको सीट यानी कि आपको जो भी अलॉटमेंट मिल गया उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब बात की बात है, ठीक है। अब जो उसके बाद अपना यहाँ पे 7 पॉइंट आ जाता है। 7 पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कराना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है, ये आपको जाके प्रॉपर किसी NIT IIT कॉलेज में ही जाके कराना होगा। यदि आप NIT में जा रहे हो तो आप किसी भी NIT में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो। ये नहीं है कि आपको जो अलॉट हुआ है आपको वहीं जाके कराना होगा। आप जो भी आपके नियरेस्ट हो, आप जहाँ भी चाहो, जो आपको कंफर्टेबल हो, आप उस IIT NIT में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वेरीफाई कराने उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते तब भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हमको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखा गया है, हर एक डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मुझसे छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद कुछ नहीं, सीधा आपका फिर लास्ट में जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है आपका जो भी है सीट अपीयरेंस, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो भी है आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मुझे ये सीट चाहिए, सीट आपने एक्सपेक्ट कर, ठीक है, सीट आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली। तो उसके अलावा तो बस इसकी आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करा देंगे। अब ये फ़ीस कितनी होती है इसके बारे में कोई इतनी खास डिटेल मेरे को नहीं है, हालांकि आप मैं कमेंट में हो सकता है कि बता दूं इसके बारे में, क्योंकि मैंने अभी इतना ज़्यादा नहीं किया। हालांकि आप गूगल पे जाके यहाँ पे डाल सकते हो। बेसिकली इसकी जो फीस है अराउंड 35K, ठीक है, यानी कि 35,000 के समथिंग जो है इसकी फ़ीस आपको देखने को मिल रही होती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि पिछली बार जो फीस थी वो 35,000 यहाँ पे थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 1,000-2,000 रुपये इधर उधर हों तो उसकी मुझे गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि 35,000 रुपये आपके जो भी यहाँ पे बुक हो जाते हैं एक साथ, लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके ऐसे वेस्ट नहीं जाते हैं, ये आपके फीस में इंक्लूड हो जाते हैं। जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे होते हैं वहाँ पे वो आपके रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके ऑलरेडी, तो जो भी फीस वगैरह है वो यहाँ पे हो जाएगी। आई होप आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया आप लोगों के लिए। यदि फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही, आप इसको चाहे जैसे भी भरो, ठीक है, जैसे भी भरो, इन द सेंस आप नॉलेज की बातें करोगे यहाँ पे और रिलेटेड टू यहीं पे जो भी वीडियो करोगे, ठीक है, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड बातें वही यहाँ पे होंगी। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके स्मूथली आप लोगों ने अपने माइंड में, अपने जहन में उतार लिया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ये पूरा रोड मैप रहने वाला है आपका, बेसिकली रजिस्ट्रेशन टू सीट एक्सेप्टेंस फीस तक का, ठीक है। अब फीस वगैरह यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाता है, और टाइम यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं दिया जाता, मुश्किल से 1 महीना या 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके अंदर आपको जो भी है फीस वगैरह सबमिट करनी होती है, अदरवाइज जो है सीट किसी और को दे दी जाती है। फिर हाँ, सीट किसी और को दे दी जाती है, इससे मुझे एक पॉइंट और याद हो गया, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम बात करेंगे CSAB के बारे में। CSAB के बारे में मैंने बोला था कि इसके थ्रू भी काउंसलिंग होती है। ये कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले थोड़ा और रिवर्स चलते हैं हम इधर जोसा की तरफ ही, सॉरी जोसा, ये जोसा को लिखने में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जहाँ AA आना चाहिए वहाँ SS हो जाता है, ठीक है। तो जोसा की काउंसलिंग में क्या है कि आपकी जो भी है वो मतलब जो भी काउंसलिंग होती है वो 6th राउंड में होती है, यानी कि फर्स्ट राउंड टू यहाँ पे 6th राउंड में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट राउंड मतलब कि जैसे जैसे आप सीट प्रेफरेंस यहाँ पे डालते हो अपनी जो भी है, वो सीट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो भी मिलता जाता है। उसके फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड में जिन जिन बच्चों को सीट वगैरह मिल गई, ठीक है, उसके बाद वो दूसरे राउंड का वेट करते हैं। ये 15 दिन या महीने के अंदर ये राउंड वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो 6 राउंड तक जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से, देखिए यहाँ पे राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक जो भी है, जो हलचल है वो थोड़ी सी जो भी है, यहाँ पे फ्लैक्चुअलिटी बहुत धीमी होती है, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यानी कि सपोज करो कोई सीट आपको, मान लो कि यदि मैं बात करूँ IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे में आपको कोई सीट जो है कि 1000 या फिर 100 रैंक पे मिल रही है, ठीक है, किसी भी ब्रांच में, CS में, मान लो आप CSE में 100 रैंक पे आपको सीट मिल रही है, तो वो 1 to 5 मान लो कि ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा कि 110, 115 इस तरीके से। हाँ, लेकिन इसमें तो सेम ही रहता है, क्योंकि IIT बॉम्बे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल में आ जाता है। यदि हम इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इसके रेफरेंस में थोड़े लो लेवल के कॉलेज की, मान लो कि NIT सूरत या NIT वारंगल, कोई भी मान लो आप, लो NIT सूरत ही ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब सपोज करो यहाँ पे किसी बच्चे को 25K पे यहाँ पे CSE देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये कब है? ये है राउंड 1 to 5 राउंड के बारे में। अब 1 to 5 राउंड में हो सकता है कि देखिए फर्स्ट राउंड में हो सकता है 24,000 पे मिल रही हो, 24.5 पे 25 तक ये पहुँच गई हो, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 राउंड तक, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 6th राउंड आता है, जैसे ही 6ठा राउंड आएगा, जो है यहाँ पे जो ये 25K दिखाई दे रहा है आपको, मे बी ये हो सकता है यहाँ पे ये 47K तक चला जाए। ये यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। क्यों अब यहाँ पे होता क्यों है और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
यहाँ पे ये होता है जैसे ही आप 1 to 5 राउंड जाते हो, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड आप यहाँ पे दे चुके होते हो। अपना जो भी आप लोगों का पोटेंशियल है आप उसको ब्रेक कर चुके होते हो, उससे आप बिल्कुल अब बाहर आना चाहते हो कि यार अब बहुत हो गया इसका वेट करते करते। अब जो भी 5th राउंड में यहाँ पे हमको जो भी कॉलेज मिल रहा है, अब इसको लेके बस अपना कॉलेज पकड़ लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों का। इसके अलावा कुछ सोचते हैं कि यार आप 5th राउंड तक ही अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट कॉलेज ऑलमोस्ट 5th राउंड तक पहुंचते पहुंचते वो अपने एडमिशन्स क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपने एडमिशन्स क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से कुछ बच्चे वो 6th राउंड का वेट ना करते हुए वो सीधा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से भी हाथ धो बैठे हैं। इस वजह से जो बल्क में स्टूडेंट है वो एकदम से रिड्यूस हो जाते हैं और वो धाम सीना नीचे आके इधर आके डल जाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे वैकेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि हर एक बच्चा 6th राउंड का वेट करे, क्योंकि इसके लिए भी एक देखिए कंडीशंस है, हर चीज़ ऐसे ही नहीं होती, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई भी चीज़ वही नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेन रीज़न वो ये होता है। कुछ रीज़न तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स वगैरह है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, उनको डर रहता है कि यहाँ से भी हम लोग हाथ ना धो बैठें। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि 6th राउंड में उनका जो भी है कि रैंक वगैरह इतनी ना हो कि उनको कॉन्फिडेंस हो कि मिल ही जाए बिल्कुल। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं पहले ही, और वो अपना थोड़ा बैकअप बना के ही निकलते हैं कि उससे पहले ही वो रिमूव होना चाहते हैं कि ऐसा ना हो बिल्कुल जाके हम यहाँ पे फंस जाएँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे रुक सकते हैं जिनको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे 6th राउंड में भी नहीं मिला तो मैं किसी एक प्राइवेट कॉलेज में अपने आप को सेटल कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैं किसी और काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करा रहा हूँ, या फिर इसी मोमेंट में उन्होंने किसी और एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे के उन्होंने वो क्वालिफाई कर लिया हो, तो वो बच्चे भी यहाँ से निकल जाते हैं और वो अपना उस कॉलेज को वहाँ पर अच्छी ब्रांच मिल रही होती है तो वो ले लेते हैं। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे 6th राउंड का वेट ना करके 5 राउंड पर ही हो लेते हैं बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे मौका मिल जाता है उन बच्चों को जिनको अपनी ज़िंदगी से प्यार तो खैर सबको है, जिनको अपने मार्क्स वगैरह से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था और वो रुके हुए थे यहाँ पे, तो उनको देखने को मिलता है यहाँ पे कि यार वो 35K पे जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा था वो यहाँ पे 47K पे भी कॉलेज लेके जा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे अंतर आता है। अब इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर रुको, आप अपना पूरा पोटेंशियल देख लेना कि आपके पास क्या बैकअप्स हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या आपका जो भी आप कहीं और जाना चाहते हो कि फ़ीस वगैरह क्या रहने वाले, हर चीज़ आप देख के यहाँ पे आप रुकना है ना रुकना ये आप लोगों का प्रॉपर कंप्लीटली आपका डिसीजन है। ठीक है, तो ये जो भी फंडा था ये था जो भी मैंने बताया था। अब इसके अलावा जो मैंने बात कही थी CSAP के बारे में, ठीक है, CSAP के बारे में जो मैंने बोला था आपसे, CSAP काउंसलिंग, इसके अलावा भी यानी कि जोसा के अलावा जो सीट्स बच जाती हैं, अगेन मैंने फिर से SS बनाया, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, इसके अलावा जो सीट्स बच जाती हैं जोसा के अलावा, जो यानी कि इसमें से कुछ बच्चे जो कुछ फीस जमा नहीं कर पाते हैं या फिर उनको कोई और अच्छा कॉलेज मिल गया, उन्होंने फिर 6th राउंड में भी नहीं लिया, उन्होंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ पे सीट अपनी नहीं ली, बस सीट यहाँ पे उन्होंने नहीं ली, तो वो बच्चे फिर जो भी वो सीट बचती हैं वो सीट फिर CSAP के थ्रू यहाँ पे फिल की जाती है, यानी कि CSAP फिर उनकी काउंसलिंग कराता है, फिर वो CSAP के अंदर जाते हैं। मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप CSAP का वेट करें, आपका काम यहाँ पे हो रहा है तो प्लीज़ आप यहाँ से होकर निकल जाइए, लेकिन आप लास्ट राउंड तक यदि आप रहते हो तो फिर भी आप CSAP के थ्रू यहाँ पर सीट वगैरह का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप था जोसा और CSAP का। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने अंदर ये चीज़ें उतार ली होंगी, और इसके अलावा मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, लेकिन उनको अब हम हर एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते सारी चीज़ों को, लेकिन उसके लिए भी हम कोई ना कोई एक वीडियो लेके आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या चीज़ें आपको मिस आउट लगी इसमें, और क्या क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के हर एक सर्किल में इस वीडियो को आप पहुँचा दीजिए। ठीक है, चैनल छोटा है, काम छोटा नहीं है, चैनल भले ही छोटा है लेकिन अपना विजन छोटा नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे हर चीज़ के लिए, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी उसी तरीके से पसंद आएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।